हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए बायोलॉजी के एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित किसी कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव का तरल भाग क्या कहलाता है? कोशिका द्रव का तरल भाग क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। तो ये कहलाता है हमारा हाइलोप्लाज्म, ऑप्शन ए। हाइलोप्लाज्म कोशिका द्रव, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, का वह आधारभूत पारदर्शी और तरल भाग है जो किसी कोशिकांग से रहित होता है। उसे हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल भी कहते हैं। यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें पानी, घुलनशील आयन, एंजाइम और विभिन्न प्रोटीन होते हैं। सामान्यतः स्टोन वॉर्ट के नाम से जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है? यानी स्टोन वार्ट के नाम से किसको जानते हैं? तो स्टोन वार्ट के नाम से जानते हैं हम कारा को, ऑप्शन बी। ये हमारा स्टोन वार्ट यानी कि कारा है। आधारिकाय और तारक केंद्र लगभग एक जैसी सूक्ष्म संरचना को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन्हें एक दूसरे से अलग करता है? तारक केंद्र में झिल्ली होती है लेकिन आधारिकाय में झिल्ली नहीं होती है। तो इसमें भी झिल्ली होता है। आधारिकाय प्रोटीन संरचनाएं हैं जबकि तारक केंद्र बिल्कुल भी प्रोटीन युक्त नहीं है। तो तारक केंद्र भी प्रोटीन युक्त होता है। तारक केंद्र प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं जबकि आधारिकाय इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये भी गलत है, इसमें शामिल होते हैं। तारक केंद्र में दूरस्थ उपांग होते हैं लेकिन आधारिकाय में ऐसे उपांग नहीं होते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मच्छरों द्वारा फैलने वाला उस वायरस का नाम बताएं जो मस्तिष्क में शोध उत्पन्न करता है। तो ये आपका वायरस का नाम हो जाएगा जापानीज इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शंस की बात करें हम, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इसे हम आम भाषा में हाथी पांव कहते हैं। और ये जो होता है वुचेरिया ब्रोंकोप्टी के द्वारा होता है, जो कि एक परजीवी है और ये राउंड वर्म है जो मच्छर के जरिए फैलता है और लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लसिका तंत्र को हाथी पांव प्रभावित करता है। पीत ज्वर वायरस, यह भी मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक फ्लैवी वायरस है और यह मुख्य रूप से एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन यह मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है जिससे पीलिया और तेज बुखार होता है। नेक्स्ट है प्रोसिसेला टुलारेनेसिस, यह बैक्टीरिया है जो टुलारेमिया नामक बीमारी का कारण बनता है। यह संक्रमित कीड़ों के काटने और संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है। जंतु कोशिकाओं में दो भ्रूणीय परत और एक अविभेदित परत, जिसके आर पार कोई नहीं जा सकता है, में व्यवस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? इस अविभेदित परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस अविभेदित परत को हम लोग कहते हैं मेसोग्लिया, ऑप्शन डी। अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो ये इसकी संरचना है जिसमें तीन परत होते हैं, ठीक है। सबसे बाहरी वाली परत को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, जो कि हमारा सबसे बाहरी परत है, और सबसे भीतर वाला जो ये येलो परत है इसको बोलते हैं एंडोडर्म, जो कि भीतरी परत है। और इसके बीच में ये आपको एक परत दिख रहा है, इस परत को हम बोलते हैं क्या? मिसोलिया, जो कि आपका जेली जैसा होता है, ठीक है। तो जिन जंतुओं में कोशिकाएं दो भ्रूणीय परत, तो बाहरी परत एक्टोडर्म, भीतरी परत एंडोडर्म में व्यवस्थित होती है, उसे द्विकोलकी जंतु कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपके हैं सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा। ये आपका सिलेंट्रेटा है और ये टिनोफेरा है। ये कैसे होते हैं जंतु? तो ये द्विकोलकी जंतु होते हैं। मनुष्यों में टाइफाइड ज्वर के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक रोगजनक जीवाणु है जो टाइफाइड का कारण बनता है। ये आपका गलत है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है, ये सही है। और टाइफाइड आंतों में छिद्रण का कारण बनता है, ये भी सही है। यानी कि इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, बी और सी दोनों सही है। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जो होता है आपका सोल्मोनेला
टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहें तो ये जो होता है वो निमोनिया के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वे जंतु जिनमें अंडे का निषेचन तथा भ्रूण अवस्था तक शिशु का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं जरायुज, ऑप्शन डी। जरायु जंतु क्या होता है? तो ये वे जंतु होते हैं जिनमें अंडों का निषेचन आंतरिक होता है और भ्रूण अवस्था से लेकर पूरी तरह विकसित शिशु बनने तक का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है। ये जंतु अंडे देने के बजाय सीधे जीवित बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ता, शेर और जितने भी स्तनधारी हैं सब जो होते हैं वो आपके जरायुज होते हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करें हम अंड प्रजनक की, तो वे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक या बाह्य हो सकता है, लेकिन भ्रूण का पूरा विकास मादा के शरीर के बाहर अंडे के भीतर होता है। जैसे कि हम बात करें पक्षी, मेढक, मछली और सरीसृप, ये सब जो होते हैं आपके वो अंड प्रजक होते हैं। अकशेरुकी वे जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे कि केचुआ, कीड़े मकोड़े, ऑक्टोपस, सांप जिसको हम स्नेक बोलते हैं। कशेरुकी वे जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे कि मछली, पक्षी, स्तनधारी और कुछ जानवर जो होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, ये सब जो होते हैं वो आपके कशेरुकी कहलाते हैं। निम्न एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर वाले किस प्रकार के वसा के उच्च स्तर का संयोजन दिल के दौरे और स्ट्रोक के लिए जोखिम बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर आपका है ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स जो आपके हैं वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ट्राइग्लिसराइड्स की हम बात करें तो यह हमारे रक्त में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का वसा है जो शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में निम्न एचडीएल, जिसको हम बोलते हैं क्या, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, या उच्च एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ उच्च ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर भी जुड़ जाता है, तो यह धमनियों की दीवारों पर वसा और प्लेक के जमाव को बहुत तेजी से बढ़ाता है। इस घातक संयोजन के कारण दिल के दौरे और स्ट्रोक का जोखिम जो होता है वो बढ़ जाता है। पोरिफेरा संघ का कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अब भी विद्यमान है जो सबसे पुराना मेटोजोवन समूह है, और वो पोरिफेरा संघ का है? तो इसका राइट आंसर है स्पंज। कौन सा? स्पंज। ये हमारा जो है वो स्पंज है। कॉफी और चाय में कौन सा यौगिक व्यापक रूप से पाया जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी सक्रियता होती है? तो इसमें जो यौगिक पाया जाता है वो आपका होता है क्लोरोजेनिक एसिड, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। विटामिन ए, ई, सी प्रतिऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं, ये आपका सही है। हमको कौन सा चुनना है? गलत चुनना है। कोलेजोल संश्लेषण में विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण का उपयोग को सुगम बनाता है, ये भी सही है। व्यायाम और प्रतिस्पर्धा के दौरान वसा को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, ये आपका गलत है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा ये आंसर है, ऑप्शन डी। तीव्र व्यायाम और खेल प्रतिस्पर्धाओं के दौरान कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का सबसे प्राथमिक, तीव्र और अच्छा स्रोत माना जाता है। और वसा की बात करें तो वसा का उपयोग शरीर मुख्य रूप से कम तीव्रता वाले या बहुत लंबे समय तक चलने वाले धीमे व्यायाम जैसे कि मैराथन के दौरान करता है, क्योंकि वसा से ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया जो होती है वो धीमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा टेरिडोफाइट है जो सामान्यतः नम छायादार स्थानों या बगीचों और पहाड़ियों पर पाया जाता है जहां का तापमान कम होता है? तो ये है आपका फर्न। क्या है ये आपका? फर्न, जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। फर्न जो होता है, फर्न आपका एक संवहनी पौधा है।
कौन सा पौधा है? संवहनी पौधा है। संवहनी पौधा उसको बोलते हैं जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम जैसे ऊतक पाए जाते हैं, और इसमें जो आपका होता है वो बीज नहीं होता है। ठीक है। अगर हम बाकी की बात करें, पायराफाइरा, ये जो आपका होता है वो होता है आपका लाल शैवाल होता है। क्या होता है? लाल शैवाल होता है, और यह समुद्र के खारे पानी में पाया जाता है। अगर इक्सिया की बात करें हम, तो ये आपका ब्रायोफाइटा है। क्या है आपका? ये ब्रायोफाइटा है, और इसमें जो आपका संवहनी ऊतक है वो नहीं पाया जाता है, जो कि फर्न में पाया जाता है। स्कैनम की बात करें हम, तो ये भी आपका ब्रायोफाइटा है। क्या है? ब्रायोफाइटा है, जिसको हम पीट मॉस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम? पीट मॉस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये देखिए आपका ये जो है फर्न है। नेक्स्ट हमारा कोशिका झिल्ली का लचीलापन किस प्रकार सजीवों के लिए सहायक है? तो भोजन को अवशोषित करता है, ये ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन के कारण होता है। लचीलापन का मुख्य कारण क्या है? लिपिड और प्रोटीन की उपस्थिति। यह लचीलापन कोशिकाओं को अपने बाहरी पर्यावरण से भोजन और अन्य पदार्थों को ग्रहण करने या निगलने में मदद करता है, और इस प्रक्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा जो है इसी लचीलेपन और एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया की मदद से अपना भोजन प्राप्त करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्या? समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। समसूत्री के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह जीवों में ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है, ये आपका सही है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की तुलना में आधी होती है, ये आपका गलत है। मातृ कोशिका की तुलना में समान होती है। आधी होती है उसको हम बोलते हैं क्या? अर्धसूत्री। क्या बोलते हैं हम? अर्धसूत्री। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को देख ले। कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं, तो नाम है आपका समसूत्री विभाजन, तो विभाजित तो होगी ही। प्रत्येक कोशिका जिसे मातृ कोशिका कहा जाता है विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती है। समान बोल रहा है, यानी कि ये भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें हम, समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन भी कहा जाता है। क्लियर है? इसमें नॉन निर्मित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल मातृ कोशिका के समान होती है, आधी नहीं होती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी होने की प्रक्रिया को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट है वह शारीरिक स्थिति जो भूख को कम करती है और परिपूर्णता की भावना का संकेत देती है। किस स्थिति में आपका भूख जो होता है वो कम होता है, और ये पता चलता है कि मेरा भूख जो है वो खत्म हो गया है, इसको बोलते हैं हम क्या? संतृप्ति। ऑप्शन नंबर ए। संतृप्ति जो होता है वह शारीरिक स्थिति और मानसिक संकेत है जो भोजन करने के बाद भूख को समाप्त करता है और पेट भरे होने या परिपूर्णता का एहसास कराता है। यह मुख्य रूप से पेट के फैलने और शरीर से लेप्टिन व सीसीके जैसे हार्मोन के स्राव के कारण महसूस होता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें हम, अपमलण, यह शरीर से अपचित खाद्य पदार्थों को मलाशय के माध्यम से बाहर निकालने की जैविक प्रक्रिया है। काइम की बात करें हम, तो अमाशय में जो आधा पचा हुआ तरल पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं काइम, या इसी को बोलते हैं हम चाइम। अंतर्ग्रहण क्या होता है? मुख के माध्यम से भोजन को शरीर के अंदर लेने या खाने की शुरुआती क्रिया को हम अंतर्ग्रहण बोलते हैं। यकृत में आयरन की अधिक मात्रा जमा होने से आयरन का अधिक मात्रा जमा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेमोसाइडेरोसिस। ठीक है, हेमोसाइडेरोसिस, ये हम बोलते हैं आयरन की अधिक मात्रा को जमा होने की स्थिति को कहां पे? यकृत में। बाकी ऑप्शंस की बात करें हम, क्वाशियोरकर, ये भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होता है। एनीमिया की बात करें तो ये शरीर में रक्त की कमी के कारण होता है,
ऑस्टियोमलेशिया की बात करें तो यह जो होता है वो वयस्कों में होता है और यह विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसके कारण हड्डियां जो आपकी होती है वो कमजोर हो जाती हैं और मुलायम हो जाती हैं। यदि कोई मछली झींगा खाती है तो ऊर्जा का स्थानांतरित हो जाती है। कहां से कहां हो जाती है? मछली जो होता है वो क्या झींगा खा रहा है तो ये आपका हो जाएगा कहां से? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, कहां से? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला की तो उसमें आपके तीन श्रेणी होते हैं। उत्पादक बोलते हैं, दूसरे को प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं और तीसरे को द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। अगर आप इस पिरामिड को ध्यान देखें तो इस पिरामिड में सबसे नीचे जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं उत्पादक, उसके ऊपर जो होते हैं वो होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता, उसके नीचे उसके ऊपर जो होते हैं वो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा इन श्रेणी की संख्या जो होती है वो बढ़ती जाती है। यानी सबसे कम जो होते हैं वो द्वितीयक श्रेणी के होते हैं, उससे ज्यादा जो होते हैं वो प्राथमिक श्रेणी के होते हैं और सबसे ज्यादा जो होते हैं वो उत्पादक श्रेणी के होते हैं। ये क्या होते हैं? तो शैवाल या फाइटोप्लैंक्टन जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम किस श्रेणी में? उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मुख्य रूप से शैवाल और जलीय पौधों को खाते हैं, उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं और यह मेनली जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि उत्पादकों को खाने वाले को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक श्रेणी में रखते हैं और प्राथमिक से उपभोक्ता को जो खाते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में। ये जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। बोलता क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो आपका है 3 में है। हेपेटाइटिस की बात करें हम तो हेपेटाइटिस जो होता है वो आपको यकृत को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन डी, सेकंड का डी, सेकंड का डी 2 में है। और क्या है? गोनोरिया। गोनोरिया की बात करें हम तो गोनोरिया आपका जो होता है वो प्रजनन पथ को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी, थर्ड का ऑप्शन बी, यानी कि डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। कौन सा? डी। निम्नलिखित में किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना जो थी सबसे कम होती है? किस कारण जो है वो मोटापा सबसे कम होता है? तो ये आपका होता है हरी सब्जियों के सेवन से। ठीक है, हरी सब्जियों के सेवन से मोटापा जो होता है वो सबसे कम होता है। नीचे टीकाकरण के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। कौन सा कथन इसमें आपका सही है? तो टीकाकरण में रोग जनकों या निष्क्रिय दुर्बलीकृत रोग जनकों के प्रतिजनी प्रोटीन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, यानी कि जो आपका निष्क्रिय हो जाता है, जो कमजोर होता है, ठीक है, उसके प्रोटीन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो ये आपका सही है। टी के मेमोरी बी और टी कोशिकाएं बनाते हैं जो रोग जनकों को तुरंत पहचान लेते हैं, तो ये भी आपका सही है। यानी ए और बी जो है आपका वो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, ये आपका सही है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली, ये भी सही है। सूत्रकणिका लिपिड चयापचय, ये जो आपका है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा है वो गलत है। सूत्रकणिका हम बोलते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस। क्या बोलते हैं हम इसको? ऊर्जा का पावर हाउस, जो लिपिड का चयापचय नहीं करता है, मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। सूत्रकणिका का मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन और एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करना है। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जो हम बोलते हैं क्या? ऊर्जा का पावर हाउस, इसीलिए इसे कोशिका का हम पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन इसका मुख्य काम होता है और कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका में प्राथमिक रूप से लिपिड चयापचय का कार्य चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का होता है। ठीक है, लिपिड चयापचय का काम किसका होता है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का होता है। खाना बनाना सीखते समय राजेश ने देखा कि जब वह 1 दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उसमें से तेल निकलता है। ठीक है, मूंगफली को पीसता है तो तेल निकलता है। जबकि 1 कटोरी जीरा
पीसने पर उसमें से तेल नहीं निकलता है, इस अंतर के पीछे का कारण क्या है? मूंगफली में मौजूद वसा के कारण तेल निकलता है, तो ये आपका सही है। मूंगफली में जो होता है वसा होता है, लेकिन जीरा में वसा नहीं होता है, इस कारण जीरा पीसने पर तेल नहीं निकलता है। जीव जब नई परिस्थितियों और परिवेश का सामना करता है तो वे उस पर्यावरण के मुताबिक अनुकूल होने के लिए नए लक्षण अपनाने लगते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं व्यवहारात्मक अनुकूलन, बिहेवियर एडेप्टेशन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। लार जंतुओं में भोजन के पाचन में सहायता करती है। यह क्या करती है? लार जो होता है पाचन करता है ना, उस पाचन की क्रिया में वह क्या करता है? तो मड को शर्करा में विघटित करती है, ये आपका सही है, ऑप्शन ए। जेरोप्थाल्मिया विटामिन ए की कमी से संबंधित किस संवेदी अंग के संकेत और लक्षण को संदर्भित करता है? विटामिन ए किससे हो जाएगा? आंख से। ऑप्शन ए जेरोप्थाल्मिया जो होता है वो आंख से संबंधित है। जेरोप्थाल्मिया में हमारा क्या होता है कि आंखों में लाल धब्बे दिखाई देने लगते हैं और आंखों में सूजन हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जेरोप्थाल्मिया का जो ये कारण है। क्लियर है? तो ये आज का हमारा जो वीडियो था वो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर। और जो आपके ग्रुप बी के एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।